नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के दौरान देखिए लगभग 121 लोगों की मौत को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि ये हृदय विदारक घटना है और विज ने कहा कि मेरा मानना है कि भीड़ के कार्यक्रम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति बनानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो रोज कार्यक्रम होते रहते हैं और इसके लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसके साथ ही राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर भी विज ने कहा कि वे देश को तोड़ना चाहते हैं। मेरा उनका कहना है कि जो वे धर्म पर ज्ञान बांट रहे हैं उन्हें पता नहीं धर्म क्या है और कहां, कि इसके लिए उन्हें नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। घटना है 121 के आसपास लोगों की जान गई है और लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्य करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं फरीदाबाद के पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। उन्होंने ग्राम पंचायत में विकास कार्य की लिमिट बढ़ाने को लेकर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा कि नायब सिंह सैनी दिखावा करने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। घोषणा करने का काम तो कांग्रेस है, लेकिन धरातल पर काम बीजेपी सरकार करती है। वहीं टेकचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के फैसलों से ग्राम पंचायत में सरपंच को विकास कार्य करने में आसानी होगी। नहीं, इससे बहुत बड़ा फायदा पंचायतों को होगा। हमारे टाइम में भी एक बार ये पहले कम की गई थी और जब मैं विधायक था उस टाइम पे भी माननीय ओपी धनखड़ जी पंचायत मंत्री थे और मनोहर लाल जी से हमने रिक्वेस्ट करके उस टाइम पे भी ये 20 लाख की कराई थी। और ये होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उस पे अगर हम डाउटफुल उसमें रहेंगे नहीं कर पाता। वहीं सीएम मनदीप कुमार ने समालखा गोल्डन पार्क का दौरा किया। इस दौरान कई खामियां मिली। आपको बता दें कि पार्क में जगह जगह गंदगी रहती थी। गोल्डन पार्क योग समिति के सदस्यों ने एसडीएम समालखा से मुलाकात कर बरसात व नाले का गंदा पानी पार्क में भरने की बात से अवगत कराया, जिसके बाद एसडीएम ने पार्क का दौरा किया। इस दौरान पार्क में काफी खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए अधिकारियों के साथ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो पार्क है इसमें लगातार गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिस पर एसडीएम जो है मनदीप कुमार ने कड़ा निर्देश दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद से देखिए निरीक्षण और जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पार्क में गंदगी का अंबार देखकर देखिए उन्हें आक्रोश भी जताया और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पार्क की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी की वजह से आसपास के लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन की वजह से 5 महीनों से बंद है, जिसका असर अंबाला के बाजारों पर पड़ रहा है और बाजार पूरी तरह प्रभावित है, जिसको खुलवाने की मांग उठने लगी है। वहीं अंबाला के कई बाजार इसके विरोध में 4 घंटे तक बंद रहे और मांग रखी है कि शंभू बॉर्डर खोलकर अंबाला के व्यापार को बचाया।
बताया। और इसी के साथ आपको बता दें, किसान आंदोलन से पहले ही शंभू बॉर्डर पर आवागमन बंद कर दिया गया था। तब से अभी तक 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है और शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। लेकिन अब व्यापारियों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसको लेकर व्यापारी संगठन एकजुट हुए और अंबाला के बाजारों को 4 घंटे के लिए बंद रख अपना रोष जताया और शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की है। देखो जी, रणनीति तो जो भी है, अभी इस धरने के बाद एक मीटिंग होगी, तो धरने के बाद ही हम तय करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये सांकेतिक जो धरना है, इससे सरकार को जगाने का काम किया है और सरकार जाग जाएगी। मुझे उम्मीद है इसी धरने से सरकार जाग जाएगी। हमारे को कपड़ा मार्केट का सहयोग मिला है, दशमेश मार्केट का, स्वर्णकार संघ का, रेडी फड़ी एसोसिएशन का, दाल बाजार का। बिल्कुल साहब, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल अंबाला इकाई की तरफ से व जिला प्रधान होने के नाते व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन है। आज हमारे जहां जहां भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं, वो बाजारों को बंद करने का जो है हमारी उसमें सहयोग करेंगे और यहाँ पर हम सांकेतिक धरना आज 3 घंटे का दे रहे हैं। और ये सरकार अगर किसी तरह बाज नहीं आती और ये इसको जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल नहीं करती, क्योंकि ये समस्या किसानों की नहीं है, ये समस्या है सरकार की और सरकार इसको हल करे। देखिए, जन जागृति संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए, सारे व्यापारी भाई हमारे जो कपड़ा मार्केट के और भी अन्य संस्थाओं के ट्रांसपोर्टर हैं, सारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो व्यापार से करते हैं अपना, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा तो यही संदेश है कि जो शंभू बॉर्डर खुलवाओ और व्यापार बचाओ। आज अगर शंभू बॉर्डर नहीं खुलता, पिछले 6 महीने से बंद है और हमारा काम आपके माध्यम से यही कहना है कि सरकार को ये बॉर्डर जल्दी जल्दी खुलवाया जाए। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं हो रहे हैं, बेरोजगारी के कगार पर उतर चुके हैं इस टाइम, क्योंकि उनके पास कारोबार नहीं है, पैसे देने के लिए नहीं है, बैंकों की जो लिमिटें बनी है उसमें ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है। इस टाइम ये पोजीशन मार्केट में हो चुकी है। तो हमारा तो यही संदेश है कि जल्द जल्द बॉर्डर को खुलवाया जाए। सर, ये ऐसे है कि ये जो धरना हमने दिया है ना, ये धरना हमें मजबूरी में दिया है, क्योंकि सरकार ने 5 महीने से हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज 5 महीने से बॉर्डर बंद है और व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन ये सरकार कोई नहीं सुन रही। इस सरकार को हमने कई बार जिताया, लेकिन ये सरकार आंखें मूंद के बैठी है। आज व्यापारी हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है और अभी तो हम यही कहेंगे कि भाई इस बॉर्डर को खोला जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। अगर सरकार अब भी सचेत न होगी तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, किसी भी रास्ते को चुनना पड़े, हम ये बॉर्डर। प्रदेश अध्यक्ष बोधराम ने बताया कि प्रदेश सरकार की घोषणा के बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों को तय मानदेय और अन्य सुविधाएं जारी नहीं की गई, जिसको लेकर 30 जून को कुरुक्षेत्र से ग्रामीण चौकीदार दिल्ली पहुंचेंगे और 5 जुलाई को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने ये जानकारी दी और इसी के साथ साथ जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि 5 जुलाई को देखिए ज्ञापन सौंपना है और देखिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि पीएम को भी ज्ञापन सौंपेंगे। 5 जुलाई का वो तारीख रखी गई है जब वो जो है प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि 5 जुलाई को जो है ज्ञापन सौंपना है और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ज्ञापन सौंपने की बात सामने कही गई है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इस तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि 5 जुलाई को इसके लिए देखिए ज्ञापन भी सौंपना है और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि आज जो कुरुक्षेत्र है यहां पर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है अभी ज्ञापन देने की बात सामने आ रही है और इस बात की जानकारी बोधराम कुमार ने दी है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, रैली इनके द्वारा निकाला जा रहा है और हमारी मांग ये है, अभी हम 30 जून को कुरुक्षेत्र से पैदल चले हैं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने। 5 जुलाई को हमने दिल्ली प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना। हमारा ये है कि हरियाणा सरकार एक और जो ग्रामीण चौकीदार सरकार की आंख कान बताती है, अभी ग्रामीण चौकीदार सरकार की आंख कान है, पर हरियाणा सरकार इस ग्रामीण चौकीदार को आंख कान को वो कर रही है, तो हरियाणा सरकार अनदेखी कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला में आगमन के बाद से राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं,
लोगों और मतदाताओं को बीजेपी से कैसे जोड़ना है और इसकी भी विशेष रणनीति पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी गई है। बीजेपी के लोग अब धरातल पर जाकर लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब लक्ष्य विजय अभियान शुरू कर दिया है। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद के रेस्ट हाउस में पार्टी की धुराला मंडल की बैठक ली और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के इनके दिशा निर्देश भी दिए हैं। धुराला मंडल की टीम को आज हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र प्रमुख से ऊपर की जो हमारे पदाधिकारी हैं मंडल के, जिला के, हमारी प्रदेश की टीम में है, हमारे मोर्चों के, हमारे प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया है। उनको निर्देश दिए हैं कि अपने अपने कार्यकारिणी के अंदर जो जो बदलाव करने हैं और जो आगे आगामी आने देने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर जो अमित शाह जी ने हमें पंचकुला के अंदर निर्देश दिए हैं कि हमने हर बूथ पर जाकर लोगों से जनसंपर्क करना है। तो देखिए, पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने ये बैठक ली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक कहा जा रहा है और इसी के साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री के द्वारा कृष्ण बेदी ने देखिए ये बैठक ली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, इसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया गया, रणनीति ली गई और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने पैतृक गांव सतपुरा पहुंचकर पौधारोपण किया। कैबिनेट मंत्री ने माता पिता के नाम से पेड़ लगाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नहर और रजवाही के पास 350 पौधे लगाए जाएंगे और सितंबर तक पौधारोपण का अभियान चलेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पिता की पुण्यतिथि पर हवन के बाद पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधे आगे चलकर बेजुबान पक्षियों का सहारा बनेंगे तो वही मानव जीवन को भी शुद्ध वातावरण मिलेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश में कहा कि छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएं। तो देखिए, ये पौधा रोपण का कार्य जो है वो बहुत उच्च स्तर पर किया जा रहा है। देश में जो है कोने कोने पर लगातार तमाम लोगों के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है और इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी जो है देशवासियों से आह्वान किया, उसके बाद से लगातार पौधारोपण का काम जारी है। संगठन ने तय किया है कि 30 तारीख से 6 तारीख तक पेड़ पिता के नाम, मां के नाम का, और इस अभियान पूरे देश में चला। पेड़ों की पिताजी के नाम से और माता के नाम से पेड़ों की शुरुआत बल और पीपल से हमने शुरुआत की है और बेलपत्थर के पेड़ों से शुरुआत की है। आज ये 4 किलोमीटर की यह है जो लैंड, इसमें पेड़ लगाए और ये 350 पेड़ इस इलाके में लगेंगे और जो आने में फलदार पेड़ लगेंगे और पर्यावरण ठीक रहेगा, ऑक्सीजन ठीक रहेगी और पक्षियों को छाया मिलेगी, हारे का सहारा बनेंगे। फरीदाबाद में बीती 30 तारीख की रात को कांग्रेस नेता कुणाल भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय सहित कुल 5 अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी क्राइम ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि हत्या से पहले मृतक और आरोपियों की फोन पर बहस हुई थी और इसी रंजिश में आक्रोशितों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुणाल भड़ाना को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी उनकी मौत हो गई और इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमों का गठन किया गया है, जिसकी जांच में फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुणाल भड़ाना नाम के युवक की जो हत्या हुई थी, संदर्भ में एफआईआर नंबर 319 डब्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। उसी संदर्भ में आज क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा सभी आरोपियों को, जिनमें से 2 नामजद आरोपी थे तथा उसके अलावा 3 अन्य आरोपी थे, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम विजय है, एक वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड सीक किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो हत्या के अंदर जो वेपन यूज हुआ है तथा जो व्हीकल यूज हुआ है वो रिकवर किए जाएंगे और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी।
हरियाणा पुलिस के एएसआई के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि एएसआई यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में तैनात थे। एएसआई संजीव की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और इसी के साथ पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। कई देशों के अलग अलग हिस्सों से देखिए लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां बदमाश दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं तो कभी किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इस बीच ये खबर सामने आई है करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एएसआई की देखिए गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एएसआई जो कि हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सुरक्षा में चाक चौबंद, वो हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जब ऐसे में इन्हें ही गोली लगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और ये करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों द्वारा एक एएसआई को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस हर तफ्तीश से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ है और हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच दुखद खबर ये सामने आया है जहां बदमाशों ने एएसआई के ऊपर जो है गोली से हमला कर दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बदमाशों को खौफ नहीं है और वो देखिए एक एएसआई के इस तरह से मौत हो जाना, वो भी बदमाशों के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी के साथ साथ देखिए पुलिस हर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, हर पहलू से तफ्तीश में लगी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ इसके पीछे जो है, क्या पहले से कोई आपसी रंजिश थी या फिर क्या कुछ मामला था, क्यों इस तरह से एएसआई का एक तरह से जान चले जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत दुखद घटना है जो कि बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया है। करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे। एएसआई को देखिए उनकी हत्या हो गई है, बदमाशों द्वारा हत्या की गई है। बदमाश जो कि अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और इसी के साथ साथ देखिए वो कहते हैं कि चोर चाहे कितनी भी चोरी कर ले या फिर बदमाश पुलिस से कितनी भी भाग ले, जो है वो पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकता। और इस बीच पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे घटना का खुलासा करने वाली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पल्सर मोटरसाइकिल पे घर के बाहर सैर कर रहे थे तो बाहर सैर करते करते गोली मार के गए। कितने मोटरसाइकिल? दो लोग थे। पल्सर मोटरसाइकिल। गोली मारी तो पहले कोई ऐसी रंजिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? क्या? यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में एएसआई। परिवार में पूरा फैमिली है, एक लड़का लड़की है। तो घर आए हुए थे? हाँ, घर पे डेली घर आते थे। डेली घर आते हैं? हाँ। कितनी गोली लगी बताया? एक गोली लगी है, सिर में लगी। क्या है हालत, क्या है अभी? तो देख रहे हैं तो विचार करने के लिए आए जी। पल्सर का गोली मारे, एक गोली लगी थी सिर पे। क्राइम ब्रांच में थी। पोस्टिंग कहाँ पर थी? हालत कैसी? पूरा डेथ हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये पुलिस मुलाजिम था एएसआई जो क्राइम ब्रांच यमुनानगर पोस्ट था और अपने घर के बाहर ही टहल रहा था तो दो बाइक के बंदे थे, हेलमेट डाला हुआ था, पल्सर बिना नंबर। तो दोस्त पे दो लड़के थे जिन्होंने दो फायर किए हैं जिससे उसकी डेथ हो गई। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ पोस्टेड थे? कुटेल के रहने वाले हैं, पोस्टेड इन भी यमुनानगर। क्या एएसआई थे सर? स्टेट क्राइम ब्रांच में। तो सर लगता है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी इस प्रकार से सुरक्षित नहीं, दिन दिहाड़ी गोलियां चला दी जाती है। कार्रवाई कर रहे हैं। कारण पता चल रहा है सर कुछ? गोकुल धाम गौशाला महातीर्थ के संचालक सुनील निमाड़ा का पर जो है हत्या का प्रयास किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने पर मामले को लेकर गुलिया खाप पीड़ित गौशाला संचालक के पक्ष में उतर आई है। गुलिया खाप ने भी घटना को लेकर और आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने पर आक्रोश जताया। वहीं बुधवार को इसी मामले को लेकर गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया गोकुल धाम गौशाला पहुंचे, जहां
उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में पुलिस की तरफ से किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में 7 जुलाई को गोकुलनाथ गौशाला में सुबह के समय एक महापंचायत बुलाई गई है और इसी महापंचायत में अगली कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की भी और सरकार की विशेष तौर पर ये जो सरकार का जो रवैया है और जो अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसमें सरकार की नाकामयाबी है। जो हमारा जो युवा है वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है और पहले तो दूसरे प्रकार के क्राइम होते थे, लेकिन अब तो इसी सामाजिक लोगों पर, सामाजिक संस्थाओं पर सीधा अटैक करने लगे हैं। तो इन्हें कहीं सरकार की ही नाकामयाबी है। ये सुमित जी, पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन जब ऐसा जहाँ पे आप बैठे हो, ये जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए लगा दिया और एक अनूठी पहल की और काफी सक्सेस है उसमें और इतना अच्छे से ये काम करते हैं पूरे समाज में कि इनके नाम का एक पहचान है, एक अच्छा मैसेज है। तो जब इन जैसे लोगों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें बिल्कुल समाज को सोचना पड़ेगा और गुड़िया खाप द्वारा और सुनील जी द्वारा एक अच्छी पहल है ये सकारात्मक। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। रतिया शहर के पार्षदों की बजट मीटिंग और शहर के विकास को लेकर नगर पालिका चेयरपर्सन प्रीति खन्ना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर एसडीएम की मौजूदगी में बैठक की गई, जिसमें 22 करोड़ रुपए का सालाना बजट भी पारित किया गया और बैठक में पहुंचे शहर के 17 वार्डों के पार्षदों ने अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में अधिकारी बिना पैसे के कार्य नहीं करते। वहीं उन्होंने एसडीएम को बैठक के दौरान कहा कि शहर के एनटीसी को लेकर लोग परेशान हैं, वह बिना पैसे के एनटीसी नहीं मिलती। वहीं एसडीएम जगदीश चंद्र ने मामले पर पूरा संज्ञान लिया और कहा है कि 4 जुलाई एनटीसी दफ्तर मामलों का निपटारा करेंगे। छपलाबाजी के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में एसडीएम ने कहा कि शिकायत आने पर मामले की जांच की जाएगी। आगे अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 22 करोड़ रुपए का सालाना बजट पारित हो गया है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पार्षदों की बजट मीटिंग है, ये नगर पालिका के द्वारा मीटिंग रखी गई है और इसी के साथ साथ चेयरपर्सन ने ये मीटिंग रखी है, बैठक रखी है और इसमें एसडीएम भी शामिल थे, जिसमें 22 करोड़ रुपए का देखिए सालाना बजट के लिए बात की गई है और उसे पारित कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये बैठक भी बजट को लेकर रखा गया था, जिसमें तमाम लोग भी शामिल हुए थे और इसी के साथ साथ इसमें कई विशेष विषयों पर चर्चा भी हुई है, जहां पर बजट को लेकर तमाम बातों का भी जिक्र किया गया है। और इसी के साथ साथ देखिए 22 करोड़ रुपए का सालाना बजट पारित किया गया है। महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें तमाम दिग्गज शामिल थे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और इसी के साथ साथ बजट को लेकर खासतौर से इस बैठक को रखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है और जिसमें आपको बता दें कि बजट से संबंधित तमाम चीजों को लेकर रणनीति हुई है, बातचीत हुई है, फैसला हुआ और फैसला हो जाने के बाद देखिए 22 करोड़ का बजट सालाना पारित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजट से संबंधित ये महत्वपूर्ण बैठक ली गई है कि एक साल का जो बजट है उस किस प्रकार से रखना है, क्या कुछ खर्चे होंगे, क्या कुछ नहीं होंगे, किस तरह से काम होगा, तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई गई है, बातचीत किया गया है और इसी के साथ साथ बजट पारित किया गया है। यानी सालाना बजट देखिए 22 करोड़ रुपए का पारित कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे रतिया का, जहां पर देखिए महत्वपूर्ण बैठक लिया गया है। एसडीएम भी इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक में बजट को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। एसडीएम इस बैठक में शामिल थे और 22 करोड़ के बजट को पारित किया गया है। इसमें 22 करोड़ कुछ का बजट है जो रखा था इसमें, तो सभी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया, कोई इशू नहीं। ऐसा इसमें जो बताया कि जो इसमें वर्क ऑर्डर जारी कर चुके थे और उसके अंदर जो ठेकेदार है उन्होंने काम बीच में छोड़ दिया। उसका रीजन यही था कि जो फाइनेंस की जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई थी। आज जैसे फाइनेंस की मीटिंग हुई है तो जय साहब ने मुझे बताया कि उसके बाद जो ठेकेदार है वो आगे काम शुरू कर देंगे। हैं जहां पर बजट से संबंधित इस बैठक को रखा गया था। इस बैठक में एसडीएम भी मौजूद रहे।
और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए सरपंच और पंचायत की अहमियत को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं है और गांव में योजनाओं को धरातल पर सरपंच ही उतारते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और दिखवाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।